वीडियो शुरू करते हैं हम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग 5 से 6 वीडियो में जो है पूरा पर्यावरण जो है ख़त्म करेंगे। और पहले हम 8-10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसे ऐसे लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। उसके बाद पूरे नोट्स आप लोग जो है हम पढ़ाएंगे। पीडीएफ भी इसका आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और किसी प्रॉब्लम के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है। तो खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी खेती है? झूम खेती है। झूम खेती से मतलब क्या है? झूम खेती ऐसी खेती है जहाँ अगर वनों को काट दिया जाए वहाँ तब तक खेती की जाए जब तक वह उपजाऊ है। उसके बाद आगे बढ़ करके वनों को काटना शुरू कर दिया जाए तो ऐसी खेती को ही झूम खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती जो है आदिवासी लोग करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान है। कार्य सक्षम तापमान से मतलब ये है कि इस टेम्परेचर में मनुष्य सबसे अधिक काम कर सकता है। तो वह टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री तापमान। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारणीय व अस्थायी विकास। अब यहाँ देखिए अस्थायी विकास की बात हो रही है या फिर धारणीय विकास। यहाँ दो चीज़ें हैं, अस्थायी विकास और धारणीय विकास। तो इसकी अवधारणा जो है किसने सबसे पहले दी थी? तो ब्रंटलैंड ने दी थी। ब्रंटलैंड आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। धारणीय व फिर अस्थायी विकास की अवधारणा सबसे पहले ब्रंटलैंड ने प्रस्तुत की थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सतत व अस्थायी विकास। अब यहाँ देखिए सतत या फिर अस्थायी। सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है। अवधारणीय का मतलब है कि एक जैसे कोई अवधारणा चली आ रही उसी के आधार पे चलना। ठीक है। सतत का मतलब लगातार, अस्थायी का मतलब स्टेबल। ठीक है। विकास का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? IUCN ने। IUCN एक ऐसी संस्था है जो सभी प्रकार के वनों पर, पौधों पर, छोटे जीवों पर अपना डाटाबेस हर साल प्रस्तुत करती है। जो वन जीव किसी भी डाटाबेस में कमी देखी जाती है तो उन्हें रेड जोन में या फिर रेड कवर पर जो है उन्हें रख दिया जाता है, या फिर जिन जीवों या फिर वनों में अधिकता पाई जाती है उन्हें ग्रीन जोन में कवर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत है। धारणीय विकास की दृष्टि से जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, धारणीय विकास की दृष्टि से जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है। अगला पॉइंट है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। आप लोग जानते होंगे ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, लगातार हर एक एग्जाम में आने वाले ये सब क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान है। तो एंजाइम जो होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील सक्रिय कब होते हैं? तो 25°C से 35°C पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को याद ही होगा। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है। जब पौधों का सभी पोषक तत्व मिलेगा तो उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में अवनलिका अपर्दन की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। तो मालाबार का पठार है। अवनलिका अपर्दन का मतलब है ढेर नालियां बन जाना, ढेर सारी नालियां, बरसात वगैरह में ढेर सारी नालियां बन जाना। अगर हम बात करें भारत में अवनलिका अपर्दन की दृष्टि से बहने वाली ऐसी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। चंबल नदी से याद आया,
आप लोग यहाँ याद कर सकते हैं, चंबल नदी के किनारे एक राजस्थान का कोटा शहर है। कौन सा शहर है? कोटा। कोटा वही शहर है जो आईआईटी की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं पीत मृदा में पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीत मृदा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम को के से और मैग्नीशियम से Mg से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला, जलाकांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो जलाकांत मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियाँ मिलती है। जलाकांत मतलब जहाँ जल की अधिकता होती है वहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है पौधों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश। पौधों पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश कितना अवशोषित होता है, कितना वर्तित होता है? यहाँ आप लोग देख लीजिए, 83% भाग जो है अवशोषित कर लेते हैं, 12% परावर्तित होता है। पारागत यानी ट्रांसमिटेड होता है कितना? 5%। ट्रांसमिटेड जो हो जाता है अंदर जाता है वो सिर्फ 5% जाता है। पौधे द्वारा अवशोषित किए गए पदार्थ का 83% का केवल 4% भाग जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। कितना परसेंट? 4% भाग, बाकी 89% वातावरण में व्यवस्थित हो जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों के आधार पर होता है लाल और नीला। वाष्पोत्सर्जन के रंध्रों में खुलना बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। ये वाष्परंध्र यानी जहाँ से जो है पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं वो प्रकाश पर ही निर्भर करता है। कीट भक्षी पौधे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हैं? तो कीट भक्षी पौधे यूट्रिकुलेरिया, नेपोथिस, डायमोनिया, ड्रोसेरा। ये ड्रोसेरा कई बार एग्जाम में आया है, ड्रोसेरा के बारे में ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ड्रोसेरा किस प्रकार का एक पौधा है? तो आप लोग वहाँ 4 ऑप्शन होंगे तो आप वहाँ पर ड्रोसेरा लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला पॉइंट है, प्रकाश द्वारा पौधों के निर्माण में कौन सी विटामिन यूज में लाई जाती है? पौधों के निर्माण में विटामिन यूज में लाई जाने वाली विटामिन ए है, एवं एक और विटामिन यूज की जाती है जिसका नाम है कैरोटीन्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश द्वारा पौधों के किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाश के द्वारा ऑक्सिन हार्मोन से होता, उसी को नियंत्रित किया जाता है। दीर्घ दीप्तकालीन है, पालक, गेहूं, जौ इत्यादि, ये सब लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, यानी लंबे समय तक ये प्लांट्स यूज में लाया जा सकता है। चलिए, अल्पदीप्तकालीन कौन कौन से हैं? सोयाबीन, जेंथियम ये वगैरह। ठीक है, प्रकाश उदासीन पौधे कौन कौन से हैं? प्रकाश उदासीन पौधे ये टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास, ये सब प्रकाश के प्रति उदासीन है, यानी प्रकाश का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का संश्लेषण क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगला, नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन का जब उपयोग करते हैं पौधे तो क्या करते हैं?